ऐसा पहली बार हुआ जब एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ अपनी दीदी यानी कि लता मंगेशकर को याद किया हो और साथ ही वीर सावरकर को याद किया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पुरस्कार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए हों। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुर साम्राज्ञी संगीत की देवी कही जाने वाली लता मंगेशकर के संसार की उनकी सबसे बड़ी साधिका, राष्ट्रवाद और सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी को याद किया। ये सब क्यों हुआ? ये सब कहां हुआ? पीएम मोदी के लिए आज का दिन इतना खास क्यों है? आइए समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यही आवाज पहचान है लता दी की, प्रधानमंत्री मोदी की दीदी की, सुर साम्राज्ञी की। ये वो मधुर कंठ है जिसे दर्शकों से कोई भूल नहीं पाया। ये दिन, ये पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनकी बड़ी बहन के नाम से पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहला पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया, यानी लता दी के छोटे भाई को, उन्हीं नरेंद्र मोदी को जिनके दिल में आज भी लता दीदी के प्रति अपार सम्मान और स्नेह है। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे, कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मैंने, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो। मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। ये वो पुरस्कार है जो पहले लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम से दिया जाता था, लेकिन लता जी के निधन के बाद इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। इसका नाम लता दी और उनके पिता दोनों के नाम पर रख दिया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली शख्सियत बने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। विशेष अवसर था, विशेष कार्यक्रम था, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दी को विशेष तौर पर याद किया। छोटे भाई ने अपनी उस बड़ी बहन को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी कमी उन्हें हर पल, हर शय खलती है। संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे, वो शब्द है। जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे, वो नाद है। और जो चेतन में भाव और भावना भर दे, उसे
सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे, वो संगीत है। लता दी सबके लिए सुरों की देवी थी, लेकिन पीएम मोदी के लिए इसके साथ साथ बड़ी बहन भी थी, उनकी गाइड थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इजहार करने से खुद को कभी रोक नहीं पाते। आप निष्प्रभ बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है। ये सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है। पीएम मोदी लता दीदी से 40-45 साल पहले मिले थे। तब से लेकर अब तक छोटा भाई बड़ी बहन को भूल नहीं पाया है। दीदी के जाने के बाद तो मोदी उन्हें और भी याद करते रहे हैं। लता दी उनकी स्मृति में शेष हैं। दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना, तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4-4.5 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था। और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। पीएम मोदी के लिए लता दीदी कौन थी, ये प्रधानमंत्री मोदी ही समझते हैं और जब भी मौका मिलता है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें लता दीदी का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त रहा। लता दीदी अपने छोटे भाई को हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लता दीदी अपने छोटे भाई को छोड़कर वहां जा चुकी है जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। मोदी के दिल में यही तो टीस है। दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। जब लता दीदी थी तब वो नरेंद्र मोदी से बातें करती थी, उनका मार्गदर्शन किया करती थी, कभी फोन पर बात करके तो कभी संदेश भेजकर। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह
सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं, और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार। लता दी के इन्हीं शब्दों से, इन्हीं संदेशों से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ नहीं सीखा। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी। वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। लता दीदी सुर और संगीत का एक संसार थी। लता दीदी वो सुर साधक थी जिन्होंने दशकों तक संगीत के संसार में एक छत्र राज किया, जिन्हें कई पीढ़ियों ने सुना। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। दुनिया उन्हें सुर साम्राज्ञी कहती है, लेकिन वो खुद को क्या मानती थी, ये सत्य भी लता दी के छोटे भाई नरेंद्र मोदी से सुनिए। पूरा विश्व उन्हें सुर साम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं, बल्कि साधिका मानती थी। और ये हमने कितने ही लोगों से सुना है कि वो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो चप्पलें बाहर उतार देती थी। संगीत की साधना और ईश्वर की साधना उनके लिए एक ही था। लता दी जितनी बड़ी सुर साधिका थी, उतनी ही बड़ी राष्ट्रभक्त। देश प्रेम उनके गीतों में रचा बसा है। लता दी में राष्ट्र प्रेम का ये प्रवाह कहां से आया, इसकी सत्य कथा भी देश के प्रधान बता रहे हैं। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी,
उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूजुक में कर सकते हैं। लता जी नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज है, उनकी यादें हैं, वो स्मृति में हैं हमारे, आपके और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दीदी के नाम से मोदी को जो पुरस्कार मिला है, ये उनके लिए एक धाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हमारी अगली रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री मोदी से ही जुड़ी है, उनकी कश्मीर क्रांति से जुड़ी है। पीएम मोदी ने जो कुछ किया उससे कश्मीर का कायाकल्प ही हो गया। उसी कश्मीर में जहां एक वक्त था जब आतंक का साया था, जहां डर और दहशत लोगों के चेहरे पर थी, उनके जहन में थी, लेकिन अब अमन के साथ विकास के बयार यहां बह रही है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, तब भी कश्मीर की सूरत और सीरत को बदलने का फैसला किया। कश्मीर में ये बदलाव की तस्वीर है, विकास की बयार बहने की तस्वीर है, ये शांति की जीत और आतंक की हार की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार देश के प्रधान नरेंद्र मोदी घाटी की धरती पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर के ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए सदस्यों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 70 सालों में जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया, वो पिछले 2 सालों में यानी 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिल चुका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जिस ध्येय के साथ सरकार काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, डेवलपमेंट हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, उस दिशा में सरकार सही कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सांबा में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की ताकत को समझाया। ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा के पल्ली में ग्राम सभा के कार्यक्रम में भी शिरकत की और वहां के सदस्यों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मेरे ग्राम पंचायत पल्ली के अंतर्गत 2 गांव आते हैं, जिसमें 724 घर हैं और 3700 आबादी है। हमारे इसमें पंचायत के अंदर आपने जो सोलर की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में बच्चों से भी संवाद किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर आज योजनाओं की बारिश कर दी।
योजनाएं मसलन बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन, 500 किलोवाट क्षमता वाले पावर प्लांट का उद्घाटन, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का 3 रोड पैकेज, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला, 100 नए जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित, अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को कार्ड। बीते कुछ सालों में खास तौर पर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की ट्रेन काफी तेज रफ्तार से भाग रही है और इन विकास कार्यों का बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का किस तरह कायाकल्प हुआ, अब इसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बनिहाल काजीकुंड टनल के बाहर खड़ा हूं। ये 8.5 किलोमीटर लंबा टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच में दूरियां कम करेगा और उसके साथ साथ 365 दिन वादी कश्मीर को कंट्री के साथ जोड़े रखेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो यहाँ पे ट्रैफिक रुक जाया करता है, राष्ट्रीय मार्ग बंद हो जाया करता है। लेकिन इस टनल के आने के बाद अब किसी भी किस्म की कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। हमने देखा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने एक नया इतिहास रचा है, इतिहास और एक नया चैप्टर लिखा है। उस चैप्टर को कहते हैं चैप्टर ऑफ पीस और चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट। और हमने देखा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट एक तीव्र गति से यहाँ पे आ रही है और लगातार यहाँ के लोगों के लिए बहबूदी के लिए काम किया जा रहा है। और इस टनल के आने से देखिए, एक तो ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह से रहेगी, कभी भी कोई कंजेशन नहीं होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, रास्ता बंद नहीं होगा। उसका मतलब ये कि जो सामान वादी कश्मीर में जाना है वो सर्दियों में भी बिल्कुल रुकेगा नहीं और लोगों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ या किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ हाईवे और टनल नहीं बन रहे, गांवों में भी तेजी से रोड बनाई जा रही है। गांव की सड़कों में किस किस्म की तब्दीली आई है। ये रोड रोलर पूरा 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है और आप देखिए यहाँ से लेकर पंचायत घर तक पूरी सड़क बन चुकी है। ये वही जगह है जहाँ कुछ दिन पहले तक धूल मिट्टी उड़ा करती थी, यहाँ से चलना भी नामुमकिन हो जाता था। यानी कि यहाँ से अगर आप चलेंगे तो मतलब कि धूल मिट्टी आदि आपके चेहरे पे लग जाती थी और आधी आपके मुंह में चली जाती थी। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से सड़क बिछाई जा रही है, लगातार काम चल रहे हैं, दिन रात पूरी तरह लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे एक बदलाव दिखे, यहाँ पे विकास दिखे, यहाँ पे उन्नति दिखे, क्योंकि गांव की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने का बेड़ा इस सरकार ने उठाया है। पीएम मोदी का सपना है कि पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल बनाए। जम्मू कश्मीर में इस सपने को साकार किया जा रहा है। जो डिजिटल भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और मुझे लगता है वो जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल भारत की ये पंचायत घर एक तस्वीर है। मेरे ख्याल से ये तस्वीर देख के हर एक को एक अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से अलग किस्म का बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। इसमें किंचित मात्र भी शक नहीं, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। आने वाले वक्त में इसका कायाकल्प होने जा रहा है। रविकांत राय के साथ प्रदीप दत्ता, जम्मू कश्मीर, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलवामा एनकाउंटर का ड्रोन फुटेज सामने आया है। ड्रोन कैमरे में तीनों आतंकी पुलवामा के कैद हुए। एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। इसमें लश्कर का टॉप कमांडर आरिफ उर्फ रेहान को भी ढेर किया गया। इंस्पेक्टर परवेज की हत्या में ये आरिफ शामिल था। एसआई अरशद और एक दुकानदार की भी इस परवेज ने हत्या, इस आरिफ ने हत्या की थी और उसके बाद एनकाउंटर में ढेर किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए आप टाइम्स नाउ भारत पर इन तीनों आतंकियों के एनकाउंटर के वक्त का एक्सक्लूसिव ड्रोन फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, स्पॉट कीजिए कि कहां वो आतंकी बैठे हुए थे और कैसे उनको पूरी तरीके से ढेर किया गया, कैसे उनके वजूद को खत्म किया गया। टॉप लश्कर कमांडर आरिफ इसमें शामिल था, आरिफ उर्फ रेहान। और आरिफ उर्फ रेहान ये वही व्यक्ति है जो कि इंस्पेक्टर परवेज की हत्या में शामिल था। ये आरिफ उर्फ रेहान एसआई अरशद की हत्या में शामिल था, एक दुकानदार की हत्या में शामिल था। उन तीनों खूंखार आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया अपने ऑपरेशन क्लीन के तहत, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए,
एक एक करके पिछले 3 दिनों में घाटी में 10 आतंकवादियों को एनकाउंटर किया गया। पिछले 3 दिनों में घाटी से 10 आतंकियों को साफ कर दिया गया और सुरक्षा बलों का यह प्रण है कि जितने आतंकी सीमा पार से लगातार भारत में दाखिल कराए जाएंगे, उस एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा।